नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सोमानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर अभी बहुत विज्ञापन आ रहे हैं कि म्यूचुअल फ़ंड सही है, म्यूचुअल फ़ंड सही है। आखिर कि ये कैसे सही है, क्या वास्तव में सही है या नहीं है, इसी को मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अगर देखेंगे, हो सकता है ये थोड़ा वीडियो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया होगा, लंबा बना दिया होगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा सुनिएगा। अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप जान पाएंगे आखिर म्यूचुअल फंड है क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, क्या वास्तव में ये बेनिफिशियल है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेड बटन आ रहा है उसको क्लिक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए द एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हिंदी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। इस शब्द को आप बड़ा ध्यान से सुनिए, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब आपसी और फंड मतलब रकम या पूंजी, ठीक है। तो म्यूचुअल मतलब जब भी अपन कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी एक तरह के लोग सोचने वाले जब सब कोई डिसाइड करते हैं कि ये काम करना है, तो इस म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप और हम जैसे लोग जो एक साथ ये सोचते हैं कि यार कोई पैसा है, एक इकट्ठा करते हैं और किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड का, सिंपल सा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आपके शहर के कुछ लोग, आप जैसे, जो जिसके पास, किसी के पास 500 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं, किसी के 5,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 1 करोड़। सब एक डिसाइड करते हैं कि यार क्यों ना अपन सब एक फ़ंड बनाएं और उस फंड को किसी शहर के सबसे अनुभवी, जिसका इस शहर पर पूरी पकड़ हो और वो इस मार्केट को समझता हो, उस शहर के, उसको पता हो कि इस शहर में मान लो 500 शॉप है या 500 कंपनीज़ है, उन 500 कंपनीज़ में से इस शहर में कौन कौन सी कंपनीज़ अच्छी चल रही है, उसमें वो पैसा लगाए। और जहाँ 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 वो पैसा लगाए, वहाँ वहाँ हमें वो बेकायदा रिटर्न में लिखित में दे कि मेरा पैसा इन कंपनी में, इन हिस्सों में गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस शहर के 25, 50 या 500 लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और एक अनुभवी आदमी को हायर करते हैं, जिसको एक मिनिमम फीस देंगे और वो उस फीस के बदले इस शहर की टॉप टॉप शॉप और कंपनीज में पैसा लगाएंगे और उस कंपनीज में अपनी भागीदारी लेंगे अपन, मतलब उसमें अपना हिस्सा होगा। तो उनकी कैपिटल में अपना पैसा जब जाएगा तो अपन उसके लॉस और प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। अब जो पैसा सब अपन ने इकट्ठा किया, मतलब जो भी इन्वेस्टर हैं जो शहर के, मेरे और आपके जैसे, मान लो किसी ने 1,000, 2,000, 10,000 ऐसा करके जो फंड इकट्ठा हुआ, वो मैंने जो मतलब जो शहर के अनुभवी आदमी को पैसा दिया, और उसने लेके वो पैसे को इस शहर की अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसने क्या किया है, उस पैसे को भी डाइसिफाइड किया। 500 कंपनियों में से या 500 शॉपकीपर में से केवल 50 या 40 दुकानों पर ही उन्होंने पैसा लगाया, और वो भी अलग अलग सेक्टर की, लाइक फर्नीचर, इलेक्ट्रिशियन, ज्वेलर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल। उसको पैसे को पूरी तरह से डाइसिफाइड कर दिया। इससे क्या होता है फ़ायदा, पैसा डाइसिफाइड होने से फ़ायदा क्या होगा कि सपोज करो कभी होली है, तो कभी दिवाली है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तो हर व्यापार सीजनेबल, कभी अप और कभी डाउन चलता है। कभी मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है तो कभी क्या, जैसे अभी आपको पता है कि अभी सब कुछ मंदा है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी सब कुछ मंदा है, पर मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। दूसरा चल रहा है किराना, ठीक है। तीसरा चल रहा है एग्रीकल्चर, ये काम अभी बंद नहीं है, ये काम चल रहे हैं। अगर मान लो किसी ने पैसा अभी लगाया होता, सपोज करो केवल फैंसी क्लॉथ या टेक्सटाइल पे पैसा लगाया होता, तो टेक्सटाइल अभी आज के डेट में बिल्कुल बंद है, तो उसको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट अब हमारा जो पैसा है वो इतनी जगह डाइसिफाइड हो चुका है, तो लॉस होने के चांसेस भी कम। इससे एक फ़ायदा तो ये हो गया कि सीजनेबल में हर शॉप कुछ ना कुछ हमको रिटर्न देगी, ठीक है। कभी प्लस अगर कोई खुदा न खास्ता इन 500 में से 40-50 कंपनी के लेने के बाद भी किसी एक कंपनी की स्थिति ऐसी हो जाती है या एक दुकान की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो प्रॉफिट ना ला पाए, हो सकता है थोड़ा लॉस लाए, तो भी उन 50 में से 3 कंपनियां ऐसी लॉस देने के बाद भी जो 47 कंपनीज बची है वो तो आपको प्रॉफिट देगी। तो इस तरह करके उनको, जो इन्वेस्टर है, उनको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसी तरह म्यूचुअल फंड भी इसी तरह काम करता है। म्यूचुअल सब पैसा एक साथ एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देती हैं, वहाँ एक फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज करता है, और वो देश की टॉप टॉप कंपनियाँ, जो शेयर बाजार में हमने सुना होगा, टाटा, बिरला, रिलायंस, जो भी देश की टॉप कंपनियाँ हैं, प्लस जो छोटी बड़ी जो भी आप कंपनीज है, उसमें वो पैसा डाइसिफाइड करते हैं। उस पैसे से रिटर्न्स आते हैं, वो आपके पैसे, आप जो पैसा दे रहे हैं, रिलायंस में भी जा रहा है, टाटा में भी जा रहा है, एसबीआई में भी जा रहा है, एचडीएफसी में भी जा रहा है, उससे आप हिस्सेदार बनते हैं, उनके लॉस और प्रॉफिट में आप हिस्सेदार बन जाते हैं। तो इस तरह ये म्यूचुअल फंड काम करता है। आपको सिंपल सी भाषा में ये तो समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब एक हल्का सा और मैं बता देता हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड में एक सर्कल क्या चलता है। सर्कल ये चलता है कि इन्वेस्टर जो पैसा देता है वो एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी
को देता है। एसेट मैनेजमेंट में जो स्टाफ होता है उसे बोलते हैं फंड मैनेजर, जो आपके पैसे को मैनेज करता है। वो उस पैसे को सिक्योरिटीज़ में लगाता है, सिक्योरिटीज़ मतलब इक्विटी और बॉन्ड में पैसा लगाता है, और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो अगेन इन्वेस्टर के पास जाता है। तो इस तरह ये सर्कल चलता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पैसा तो लगा दिया, तो बट क्या ये म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं? फ्रॉड मीन्स जो अभी बहुत सारे एग्जांपल रहे हैं जिसमें लोगों ने पैसा लगाया चिटफंड कंपनीज़ के अंदर, या जो लोकल कंपनीज़ के अंदर, या कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर, तो पैसा लोगों का लेके कंपनियां बंद हो गई है या लोग भाग गए हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। क्यों? कि इसका इतिहास, सबसे पहले इस विश्वास के लिए इस म्यूचुअल फंड का आपको इतिहास समझना होगा। म्यूचुअल फंड 1890 में यूएस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड ऑफ स्टेट में 1890 में, ठीक है। और इंडिया में ये स्टार्ट हुआ 1963 में। ये गवर्नमेंट का उपक्रम था, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। अब आज भी आपने नाम सुना होगा यूटीआई म्यूचुअल फंड, बट आज वो गवर्नमेंट में नहीं हुआ, आज वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आज प्राइवेट एएमसी है। बट उस समय 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई का आपने नाम सुना होगा, तब 1963 में ये पार्लियामेंट के एक्ट के से आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक भारत सरकार का उपक्रम के रूप में इसने काम किया, ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड ने। फिर हुआ पब्लिक सेक्टर का स्टार्ट 1987 में सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक आया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने ये एमसी स्टार्ट की थी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। फिर देश में आया प्राइवेटाइजेशन, जो आपने सुना होगा प्राइवेट बैंक भी आए थे। तो उसी दरमियान 1993 में फर्स्ट प्राइवेट एएमसी आई थी, फ्रैंकलिन, ठीक है। और उस 1993 में ही गवर्नमेंट ने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया था म्यूचुअल फंड का, और उसका रेगुलेटर बनाया था सेबी को। तो आज भी सेबी ही इसका रेगुलेटर है। जैसे आपने सुना होगा बैंकिंग में आरबीआई, इंश्योरेंस में आईआरडीए, टेलीकॉम में ट्राई, इसी तरह म्यूचुअल फंड में सेबी, शेयर मार्केट में भी सेबी। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कंपनियां चलती है। अब आप देखते हैं कि सेबी ने तो इसको मॉनिटर कर दिया, ठीक है, उनके नियमों से चलती है। तो क्या ये कंपनियां वास्तव में इतनी स्ट्रांग है कि हमारा पैसा जो हम इनको दे रहे हैं, ये उस पैसे को कहीं लेके नहीं चले जाए? तो मैं बता दूं आपको कि सेबी जो एएमसी या स्पॉन्सर जिसको लाइसेंस देती है, वो इस देश की टॉप कंपनीज को ही देती है, जो इस फाइनेंशियल सेक्टर का अनुभव, उसकी गाइडलाइंस, जो मैं कोशिश कर जो गाइडलाइंस हैं, वो मैं इसको लिंक जो है सेबी का जो लिंक है, वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि एएमसी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, और एएमसी का लाइसेंस सर्टिफिकेट और स्पॉन्सर का सर्टिफिकेट किसको मिल सकता है। एएमसी खोलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल चाहिए, एक साउंड इमेज चाहिए, और कम से कम फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस के अंदर कम से कम 5 साल होने चाहिए। आज मैं बता दूं आपको एएमसी के कुछ नाम जो आप सुने होंगे, टॉप नाम है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी, ये आप सब जानते हैं, ये देश की सभी स्ट्रॉन्ग कंपनीज में से हैं, और सभी का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है, तभी इनको एएमसी के लाइसेंस मिले हैं। तो इसलिए कोई लाला की दुकान नहीं बन सकती एएमसी, ठीक है। तो सबका स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है, उसके बाद जाके ये एएमसी का लाइसेंस मिलता है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए कि जिस एएमसी या जिस फंड कंपनीज को आप पैसा दे रहे हैं वो सेफ है, वो कंपनी आपको पैसा लेके कहीं जाएगी नहीं, वो पैसा केवल आप इन्वेस्टमेंट करेगी सिक्योरिटीज़ के अंदर, और उससे जो लॉस और प्रॉफिट होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। बट वो हर कंपनी के अलग अलग फंड है। आज की डेट में देश में 40 एएमसी है, 40 देश में 40 एएमसी है, और उसमें हर कंपनी के अंदर 50-100 फंड्स हैं। तो वो आप अलग अलग गोल्स और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट उसमें उन फंड्स में करते हैं। दूसरा, आज की डेट में आप जो दिसंबर मेरे पास 2019 तक के जो डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग देश में 26,75,572 करोड़ ये एएमसी एसेट मैनेजमेंट कर रही है, जो एईओ में से बोलते हैं अंडर, इनके पास इतना पैसा है, ये अभी 26,75,572 करोड़ रुपए ये मैनेज कर रही है इन्वेस्टर का, जो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सो आप ये मान चलिए ये सभी कंपनियां स्ट्रांग है, कंपनी कोई भी लेके पैसा जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक जो आपने समझा है वो ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो पैसा है वो सेफ है, प्लस म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड का क्या सर्कल है, आप पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मेन बात आती है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं एक एक करके आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। नंबर 1 जिसके लिए आप पैसा लगाते हैं वो है प्रॉफिट, रिटर्न्स। तो आपको बता दूँ म्यूचुअल फंड का सबसे नंबर 1 बेनिफिट यही है कि इसके रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स अगर आप कंपेयर करें आरडी, एफडी, एलआईसी, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल से आप इसका कंपेयर करें या सेविंग टूल से इसका कंपेयर करें, तो आप पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बहुत ही एक्सक्लूसिव दिए हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं 7 to 10 ईयर में मिनिमम 10 से 12% रिटर्न दिए हैं। तो और अगर लंबा समय लें आप 15 से 20 साल, तो ये कई बार रिटर्न 15 से 20% तक भी रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड को बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट लॉन्ग टर्म में ये रिस्क
न के बराबर रहती है। और लॉन्ग टर्म में आप जितने भी फंड्स उठाएंगे, मरे से मरे फंड ने भी 10% के आसपास रिटर्न दिए ही हैं। अगर वो किसी कोई घटिया फंड भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ले लिया है तो भी लगभग उसने 10% के रिटर्न दिए हैं। तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स तो आना ही है। अब ये रिटर्न्स कैसे बनते हैं, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे बनते हैं। सपोज करिए आप अभी मात्र 20 साल के हैं, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि आपके फादर ने आपके हर बर्थडे पर, जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक, आपके फादर ने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपके हर बर्थडे पर गोल्ड में किया होता, ठीक है, 10,000 रुपये का गोल्ड आपके हर बर्थडे पर लिया होता। तो अगर आज आप 20 साल के हैं तो आज से 20 साल पहले अगर आपके फादर ने 10,000 रुपये लगाए होते, गोल्ड 10,000 रुपये का लिया होता, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती कि उस समय मान लो गोल्ड का भाव 5,000 रुपये तोला था, ठीक है। तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपके पास जो पैसा आया, वो सॉरी गोल्ड आया, वो 2 यूनिट आया, मतलब कि 2 तोला गोल्ड आया। तो उस 2 तोले के गोल्ड को आपके फादर क्या करेंगे, लॉकर में रखेंगे, ठीक है। सेम अगले बर्थडे पे फिर भाव आया, मान लो माइनस रहा 9,000, 10,000 इन्वेस्ट किया और भाव रहा मान लो 4,000। तो अब आप 4,000 का तोला भाव है और आपके फादर ने 10,000 रुपये फिर लगाया, तो इस बार 2 तोले से कुछ ऊपर गोल्ड आपके पास आएगा। तो फिर उस गोल्ड को भी आप एज ए यूनिट मतलब आप लॉकर में रखेंगे। इस तरह करके हर साल आप गोल्ड खरीद रहे हैं, आपके फादर आपके बर्थडे पर हर साल आपके लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। और आज की डेट में गोल्ड का भाव शायद 44 या 45 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो आज अगर 10,000 रुपये लगाएंगे आपके फादर, तो हो सकता है इस समय मतलब 1/4 के आसपास कुछ गोल्ड आएगा, मतलब एक तोले से भी 1/4 के आसपास गोल्ड आएगा, तो ये भी आपके लॉकर में जाएगा। तो इस तरह आपको हर बार एक तोले के रूप में एक यूनिट गोल्ड की मिल रही है। सेम म्यूचुअल फंड में भी ऐसे होता है, आप जो भी पैसा आप लगाते हैं, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक यूनिट के रूप में आपके अकाउंट मतलब बैलेंस में जमा हो जाता है, जिसने आप सुना होगा NAV 10 रुपये, NAV 20 रुपये। तो जो आप जैसे मान लो 100 रुपये लगाते हैं और 10 रुपये की NAV है, तो आपके 10 यूनिट उसके अंदर आपके जमा हो गए, अगर डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट्स जमा होती जाती है। और रेट के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास गोल्ड जमा होता जा रहा है, इतना तोला इकट्ठा हो गया और आज की करंट रेट क्या है, उससे आप जब चाहें तो उसको गोल्ड को आप सेल कर सकते हैं। सेम अब आप देखिए, अगर आप 20 साल से आपके फादर आपके बर्थडे पर गोल्ड ले रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन करिए, 5,000 का गोल्ड था, स्टार्ट किया, और उस 5,000 से लेकर और आज आ गए लगभग 44,000 पे। तो आप कल्पना करिए, आपके फादर ने लगाए केवल 2 लाख रुपए। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको रिटर्न क्या रहे होंगे, क्योंकि गोल्ड उसके 5,000 से 4,000 पे भी गया होगा, 9,000 पे भी गया होगा, 9 से वापस 20 पे भी गया होगा, 20 से वापस 18 पे भी आया होगा, और 18 से वापस 35 पे भी गया होगा, 35 से 30 पे भी आएगा। इस तरह गोल्ड ऊपर नीचे जाते हुए भी हर कंडीशन में आपके फादर ने गोल्ड को परचेज किया, और जब भी खरीदा होगा तब हर समय वो कॉस्टली लगा होगा। तो पर्टिकुलर एक आइटम से, मतलब केवल गोल्ड से आपको लग रहा है कि हमने प्रॉफिट लिया 20 साल के अंदर, तो यहाँ तो म्यूचुअल फंड के अंदर पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं या एक प्रोडक्ट नहीं, यहाँ तो 50 कंपनी और 50 प्रोडक्ट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने 10,000 रुपये शेयर बाजार में लगाए होते हैं, तो वो हो सकता है उसमें टाटा कंसल्टेंसी का भी इन्वेस्टमेंट होता, हो सकता है मारुति में भी होता, हो सकता है बिरला में भी होता, ऐसे करके अलग अलग कंपनीज में, सीमेंट से लेकर हर इंडस्ट्री में आपका पैसा जाता। तो हर इंडस्ट्री की जो NAV या यूनिट्स बनती है, उसका आपसे आपको यूनिट का बैलेंस बनता है, और आज उसकी रेट उसके अकॉर्डिंग होती है। तो कुल मिला के इस तरह इसमें प्रॉफिट क्रिएट होता है। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे बनते हैं म्यूचुअल फंड में। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट टूल्स में ऐसा प्रोडक्ट है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, पूर्ण रूप से। इसका दूसरा प्रॉफिट है, ये ट्रांसपेरेंट है। मीन्स आप जो पैसा लगाएंगे, आपका पैसा की एक पर डे आप जब चाहें इसकी वैल्यू दे सकते हैं। आपने कई बार होता है कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, पर आपको उसकी वैल्यू पता नहीं है। बट यहाँ आप जब चाहें, आपकी ऑनलाइन आप साइट पर जा सकते हैं, आपको हर मंथली स्टेटमेंट आते हैं, आपकी ईमेल पे, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपकी NAV रेट क्या है, NAV रेट, और आप यूनिट को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी उस दिन की करंट वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि आज मेरे पैसे की वैल्यू क्या है। तो एक तो ये पारदर्शी, प्लस आप चाहते हैं कि मेरा जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप देखना चाहते हैं कि मेरा पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका भी आपको स्टेटमेंट मिलता है, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि मेरा जो पैसा है अभी इस फंड ने इन कंपनियों में इतने इतने % के रूप में पैसा लगा रखा है। तो इस तरह ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको पता है। अच्छा, बाकी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं चिटफंड कंपनीज में, तो कंपनी कहती है हमने वहाँ प्रॉपर्टी लेकर की है, हमने ये कर रखा, हमने वो कर रखा, आपका पैसा इतने रात रात डबल कर देंगे। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्लियर कट आपको पता है कि आपका 100 रुपये जो गया है, 100 रुपये भी आपके 3 रुपये टाटा में लगे हुए हैं, 4 रुपये वहाँ लगे हुए हैं, 5 रुपये वहाँ लगे हुए हैं। तो इसमें पूरी तरह से पारदर्शी है, तो इसमें कहीं आपको अंधेरे में नहीं रखा जाता है। नंबर 3, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, जो नॉर्मली ATC इनकम टैक्स रिबेट के लिए लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें मोस्ट वाली लोग जाते हैं LIC, PPF, 5 साल की FD या कोई भी NSC ऐसे कुछ लेते हैं। बट म्यूचुअल फंड ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो मात्र आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड देता है। 3 साल, ओनली 3 ईयर। आप पैसा आज से 3 साल मतलब आज लगाएं और 3 साल बाद पैसा आप निकाल लें, केवल 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसमें आपको ATC की रिबेट मिल रही है। ATC का जो आज की डेट में कैपिंग है 1.5 लाख रुपये तक का एनुअल इन्वेस्टमेंट, वो आप इसमें कर सकते हैं। और उसी पैसे को, जैसे आज मैंने पैसा लगाया और 3 साल बाद निकालता हूँ, उसी पैसे को मैं अगेन इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो मेरे को नया पैसा नहीं लगाना पड़ेगा ATC के लिए, इनकम टैक्स रिबेट के लिए। बहुत से लोग FD लेते हैं, 5 साल का लॉकिंग है FD के अंदर, ठीक है।
पीपीएफ में 9 से 10 साल का लॉकिंग पीरियड है। लाइफ इंश्योरेंस मिनिमम 10 साल से 15 साल 20 साल के लिए, बट एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल 3 साल का लॉकिंग पीरियड था। ये सबसे बड़ा यूनिक फीचर्स है। चौथा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि आपको जब चाहे तब ये पैसा आप निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी के मामले में एफडी एक लिक्विडिटी ऑप्शन है, बट बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मान करो आपकी गोल्ड है, या जो भी गोल्ड भी आप रातों रात बेच जाते हैं, या प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपने और अब आपको आज की रिक्वायरमेंट है तो आपको रेट नहीं मिलती और सेल मतलब परचेज करने वाला बंदा नहीं मिलता है। यहाँ लिक्विडिटी इतनी अच्छी है कि आप जब चाहें तब इसको रिडीम कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी ऑप्शन हैं। जो लॉकिंग वाले हैं, मान लो जो नॉर्मल फंड है वो अगर 1 साल तक आप पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% ओनली एग्जिट लोड है, ठीक है। अदरवाइज 1 साल बाद कोई चार्ज नहीं। आप जब चाहें जितना अमाउंट चाहिए, मान लो आपका 1 लाख रुपये पड़ा और आपको चाहिए 5,000 तो आप 5,000 निकाल सकते हैं। 10,000 चाहिए तो 10,000, सारा चीज़ सब कुछ पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लिक्विडिटी इसके अंदर एट ए टाइम रहती है म्यूचुअल फंड के अंदर। चौथा है कि महंगाई दर को ये मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड ही ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की डेट में महंगाई दर को भी मैनेज करता है। महंगाई दर किसे कहते हैं? सपोज करिए आज आपने कोई चीज़ है उसकी रेट है 100 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है जिसकी रेट है मान लो 100 रुपये आज की रेट है, और मैं इसका परचेजिंग पावर है 100 रुपये, और ये 100 रुपये आज के 10 साल बाद क्या ये पेन अगेन 100 रुपये का ही आएगा? हो सकता है ये 100 नहीं, ये 120 या 150 रुपये का ये आए पेन। तो और अगर मैंने ये 100 रुपये, इसके 100 रुपये मैंने मेरे घर पे रख लिए, तो आज के 10 साल बाद भी 100 के 100 रुपये ही रहेंगे। तो उस समय उस 100 रुपये से ये 150 रुपये का पेन मैं परचेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय की रेट उसकी 150 रुपये हो चुकी है। तो पैसा उस 100 रुपये को मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मैं किसमें करूँगा? एफडी, आरडी, जिस प्रोडक्ट में भी करूँगा वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि इसकी जो महंगाई दर है, मतलब ये पेन की जो कॉस्ट है वो हर साल ना 6% या 7% से बढ़ रही है या 8% से बढ़ रही है। तो कम से कम मेरे को पैसा वहाँ लगाना चाहिए। अगर ये 8% से इसकी महंगाई बढ़ रही है तो कम से कम रिटर्न मेरे को 10% या 12% आए, तब जाके मैं मेरा पैसा जो, अगर मैंने ये 100 रुपये का 120 रुपये भी और 120 रुपये में मैंने पेन लिया तो मेरा पैसे का सिर्फ पैसा नहीं बना, मतलब 120 रुपये ही रहा, और 120 रुपये में उसका पैसे का पावर 120 रुपये रहा और 120 रुपये पेन लिया मैंने, ठीक है। अगर वही पैसा 100 रुपये का मैंने 130 रुपये कर दिया तो 10 रुपये उसके एक्स्ट्रा हो गए मेरे लिए, एक्स्ट्रा पैसा मेरे लिए बच गया। तो म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स होते हैं वो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर को उसको बीट करने में बड़े ही कैपेबल रहते हैं। उसके बाद आता है एक्सपर्टीज। इसका जो छठा बेनिफिट है वो एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज मीन्स जो आप पैसा दे रहे हैं, एएमसी के पास जो म्यूचुअल फंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास फंड मैनेजर होते हैं, वो देश के जाने माने लोग होते हैं जिसका अनुभव, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब हाई लेवल का होता है। वो शेयर बाजार, इक्विटी बाजार, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ के बारे में पूरी उनकी स्टडी होती है। वो ही लोग आपका पैसा जो आता है उसको वो मैनेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे रिटर्न लेके आते हैं। आपको उसकी एक्सपर्टीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर या शेयर ब्रोकर के यहाँ जाएँ और आप शेयर परचेज करें तो आपके पास जो भी पैसा है आप लगाएंगे तो आप एक तो कुछ ही कंपनी में लगा पाएंगे, और आपको वहाँ के जो लोकल जो आपका ब्रोकर है वो आपको कहेगा उस कंपनी में आप पैसा लगा देंगे, या आपने जो अखबार या न्यूज़पेपर या ह्यूमर्स में सुना होगा उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लगा देंगे। बट यहाँ एक तो पहले ही पैसा आपका डाइवर्सिफाइड हो रहा है, और प्लस यहाँ एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वो पैसा को मैनेज कर रहा है, तो उस एक्सपर्टीज की वजह से आपको रिटर्न और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। नंबर 7 जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आपका पैसा, मैंने बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट किया मान लो गोल्ड में, तो निकल पैसा आपका गोल्ड में ही रहा है, या आपने इक्विटी में आपने पैसा लगाया 1000 रुपये लगाया और 1000 रुपये का केवल आपने एक ही शेयर खरीदा है, बट यहाँ 1000 रुपये का शेयर 1000 जो लगाते हैं वो उसमें भी आपको 40-50 कंपनियों में वो पैसा चले जाता है, और उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि टेक्सटाइल में भी गया, ऑटो इंडस्ट्री में भी गया, सीमेंट इंडस्ट्री में भी गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी गया, तो इतनी जगह डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है जिससे आपको प्रॉफिट के चांसेस और ज़्यादा रहते हैं और रिस्क के चांसेस और कम हो जाते हैं। नंबर 8 कन्वीनियंस और इकोनॉमिकल। ये भी एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। आपके पास अगर मान लो 500 रुपये हैं तो क्या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि 500 रुपये हर मंथ मेरे को इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो क्या आप गोल्ड में जा सकते हैं? नहीं। क्या आप 500 रुपये हैं और आप कहते हैं हमको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 500 रुपये में? बट यहाँ 100 रुपये पर डे की SIP, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से बोलते हैं अपन, हर महीने 100 रुपये, हर महीने 500 रुपये में भी आप सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना इकोनॉमिकली इतना छोटा अमाउंट से भी आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 9 सेफ नो फ्रॉड। मीन्स इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस न के बराबर हैं और पूरी तरह से सेफ़ है। सेफ़ इसलिए है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है कभी भी कैश के रूप में या नगद में लेन देन नहीं होता है। कोई आपको डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी एजेंट, कोई भी बैंक एम्प्लॉय आपसे कभी भी कैश नहीं लेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सेबी की क्लियर गाइडलाइंस है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट टोटल 1 नंबर में होता है, और 1 नंबर मीन्स टोटल बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू नेफ्ट, RTGS, ECS और चेक के द्वारा ही इसमें इन्वेस्टमेंट होता है।
कोई भी आपसे पैसे मांगने आए कैश कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैश से करिए तो असंभव है, इसमें कैश से लेन देन नहीं होता है। जब कैश से लेन देन नहीं होता है तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई बार गाँव में या कई जगह ऐसी है जो NBFC या RD वाले बंदे एजेंट आते हैं और कैश कलेक्ट करते हैं उस गांव के अंदर, सालों तक कैश कलेक्ट करते हैं और एक दिन अचानक रातों रात सारा कैश लेके वो निकल जाते हैं। बट इसमें ऐसा कभी नहीं होगा, जब भी होगा वो बैंक से ही पैसा निकलेगा। अगर मान लो आपकी SIP है तो जो SIP की डेट है आपको रिमाइंडर आएगा आपके मोबाइल मैसेज पर कि आज या 4 दिन बाद या परसों आपकी उस डेट पर आपका पैसा आपके अकाउंट को हिट करने वाला है, तो उस डेट को पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा और उसमें आपके बैंक अकाउंट में भी शो होगा और आपके स्टेटमेंट में भी शो होगा। तो कभी भी बिना आपकी परमिशन से आपका अकाउंट से पैसा भी नहीं निकलेगा। दूसरा एक और पॉइंट है इसके अंदर सेफ्टी का कि कई बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई बॉन्ड या कोई भी है तो आपका मिस हो जाता है, कभी चोरी हो जाता है, कभी पानी में गल जाता है या कभी आप कहीं ऐसी जगह भूल जाते हैं जो मिस हो जाता है तो आप परेशान होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा ट्रैक होता है आपके पैन नंबर से। कभी आपका स्टेटमेंट या आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी कहीं इधर हो जाए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको जब चाहे तो आपकी ईमेल ID पर मिल सकती है या आप कंपनी से जब चाहे तब आप जब चाहे तब इससे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आप मांग सकते हैं। इसलिए कोई भी पेपर ऐसा आपको लॉकर पर रखने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग FD लेते हैं उसको लॉकर में रखते हैं या कोई जैसे गोल्ड रखते हैं तो गोल्ड के लिए स्पेशली इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉकर खुलवाते हैं और लॉकर में पैसा रखते हैं। इसमें इस पेपर को रखने के लिए आपको कोई कॉस्ट अलग से नहीं देनी है। बेनिफिट नंबर 10, चार्जेस। इसमें जो चार्जेस की बात करूँ जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है। नो एंट्री नो एग्जिट, नो एंट्री नो एग्जिट, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं। आज से कुछ सालों पहले म्यूचुअल फंड में भी चार्जेस हुआ करते थे पॉइंटों में, बट आज की डेट में कोई भी चार्जेस नहीं है। नो एंट्री नो एग्जिट। अगर मैं बात करूँ कंपनीज़ की अदर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो बहुत सौ में आपके चार्जेस लगते हैं, कुछ हिडन चार्जेस लगते हैं, कुछ आपको शो होते हैं, बट यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों आज जो मैंने बताया है म्यूचुअल फंड के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ कमी रही है तो प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं भविष्य में और सुधार करूँ और इससे अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।